Hello everyone. Today we'll discuss UN Charter के कुछ important articles, right? As you know that UN Charter हमारे यूपी जुडिशरी का एक बहुत important हिस्सा बन जाता है. Similarly, उत्तराखंड जुडिशरी के लिए भी ये आपका बहुत important है. तो ये बहुत ही ब्रीफ में आपके लिए रहेगा कि important articles क्या है ताकि आप अपनी बैराक में उनको देख सकें कि हमें कौन कौन से articles पढ़ने हैं. अगर हम चलते हैं आर्टिकल 1 से तो आर्टिकल 1 जो बताता है पर्पस बताता है एज यू नो बिकॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर ये यूएन आपका चार्टर बना था तो इसका नेचुरली आपका पर्पस हो जाएगा टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. देन फ्रेंडली रिलेशंस बने क्योंकि अगर फ्रेंडली रिलेशंस बनेंगे तभी तो वॉर जो है कम होगी. देन आपस में हम इकोनॉमिक सोशल कोऑपरेशन करें और हार्मोनाइज करें रिलेशंस को. मूविंग फर्दर आर्टिकल 2 कुछ प्रिंसिपल्स बताता है जैसे कि प्रिंसिपल क्या होगा कि हर स्टेट सॉवरेन है और हम सबको इक्वल मानेंगे. हम ऑब्लिगेशंस को गुड फेथ में फुलफिल करेंगे. हम पीसफुल सेटलमेंट करेंगे अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है. हम फोर्स का बल का यूज नहीं करेंगे जैसे कि रशिया और यूक्रेन ने किया, वो गलत था अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर. राइट. नेक्स्ट, कभी भी यूनाइटेड नेशन की किसी भी पार्टी को स्टेट को रिक्वायरमेंट होगी तो असिस्टेंस दी जाएगी. नेक्स्ट, हर नॉन मेंबर की भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी चाहे वो मेंबर हो या ना हो. नेक्स्ट, डोमेस्टिक प्रिंसिपल कि हम म्यूनिसिपल मैटर्स में दखल नहीं देंगे. मूविंग फर्दर आर्टिकल 5-6 आपका जो है ये बताता है कि अगर किसी मेंबर को सस्पेंड करना है या एक्सपेल करना है तो कैसे किया जाएगा. तो यदि हमें किसी मेंबर को सस्पेंड करना है या एक्सपेल करना है तो सिक्योरिटी काउंसिल विद द रिकमेंडेशन ऑफ जनरल असेंबली करेगी विद द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. राइट. फिर अगर हम इसके ऑर्गन्स देखते हैं, चाहे आप इनके आर्टिकल नंबर ना लर्न करें 5 और 6 की, बट कौन करता है दैट यू शुड नो. आफ्टर मूविंग अहेड अगर हम आर्टिकल 7 की बात करते हैं, इसके कुछ ऑर्गन्स हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट यही ऑर्गन्स है, 6 ऑर्गन्स ही है. अगर हम देखते हैं जनरल असेंबली के बारे में तो ये आपको आर्टिकल 9 में बताता है. ठीक है. तो जितने भी पार्टीज ने साइन किया है वो सब क्या बन जाती हैं, जनरल असेंबली की आपकी मेंबर्स बन जाती हैं. वही कॉम्पोजिशन आपका हो जाता है. तो एट प्रेजेंट कितना है, 193 मेंबर्स है. साउथ सुडान जो है इट इज द लेटेस्ट मेंबर. मूविंग फर्दर अगर हम जनरल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स है, 15. एंड परमानेंट आर 5 जिसमें पता है आपको चाइना, यूएस, यूके. ठीक है. आप ध्यान रखिएगा इसमें रशिया नहीं है मेंबर. ठीक है. कंफ्यूजन आपके ऐसे ही क्रिएट किया जाती है रशिया डाल के. यूएस, यूके, फ्रांस, फ्रांस है इसमें आपके. रशिया इसमें आपका नहीं है. जर्मनी, फ्रांस, यूएस, यूके एंड चाइना आर द परमानेंट मेंबर्स. और इन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर, डबल वीटो पावर होती है. अब जो प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं वो आपके कैसे अमेंड होते हैं. ठीक है. कुछ मैटर्स होते हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं. उन इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए जितने भी आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उन सब का असेंट चाहिए होता है. whereas जो लेस इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं इन दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं तो आर्टिकल 24 की अगर हम बात करते हैं, ये बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का मेन एम क्या है, सिक्योरिटी. नाम से ही पीस एंड सिक्योरिटी, तो मेन एम क्या है, यही है. फर्दर वीटो पावर जैसे मैंने आपको बताई डबल वीटो पावर है इन परमानेंट मेंबर्स के पास. देन 33 से 38 आपको इतना नहीं पढ़ना है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कहाँ पे है, 33 से 38 में है. उसके बाद अगर आप चलेंगे तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आता है दैट इज आर्टिकल 51. ठीक है. 51 बताता है कि सेल्फ आप खुद से तो जाकर यूज नहीं करेंगे पावर, बट आप सेल्फ डिफेंस में तो यूज कर सकते हैं मिलिट्रीज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस अपनी. अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तब भी थोड़ी आप ऐसे बैठे रहेंगे, आप सेल्फ डिफेंस में तो एक्ट कर ही सकते हैं. देन जैसे आपके ये नाटो बनते हैं, सार्क बनते हैं, एशियान बनते हैं, तो ये सब कहाँ पे अपनी वैलिडिटी लेते हैं, रीजनल अरेंजमेंट्स में आर्टिकल 52 में. फर्दर जो आपके एजुकेशनल, इकोनॉमिक, सोशल कार्य के लिए जो बनाई गई बॉडी है, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, ह्यूमन राइट्स. ठीक है. ह्यूमन राइट्स जो देखता है यहाँ पे क्या है, इकोसॉक. अब
ये ऐसी बॉडी है जिसके मेंबर्स जो है 3 बार बढ़े हैं। एट प्रेजेंट इसके जो मेंबर्स हैं दे आर 54। ओके, एंड इनका जो टर्म होता है दे आर 3 years। हमेशा याद रखना सिक्योरिटी काउंसिल में 5 तो परमानेंट है, बाकी 10 जो है उनका टर्म होता है 2-2 साल का। और अभी एट प्रेजेंट इंडिया इज द मेंबर इन दोज 10। और बाकी जो आपकी जो G7 बनी थी, ठीक है, जो G7 आपकी बनी है वो इसलिए बनी थी बिकॉज दे वांटेड कि वो परमानेंट मेंबर्स में जाकर अपना नाम ले सके। G4, सॉरी G4, नॉट G7, G4। ठीक है, तो G4 बनाई गई है, उनका एम सिर्फ यही है कि उनका नाम जो है परमानेंट मेंबर्स में आ सके, जिसमें कि रशिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड इंडिया इज ऑल्सो देयर एंड साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। मूविंग अहेड, अब हम आर्टिकल 86 की बात करते हैं, तो 86 में कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ट्रस्टशिप काउंसिल है। अब इसका इतना कोई रेलेवेंस रह नहीं गया, क्योंकि ट्रस्टशिप काउंसिल तब हुआ करती थी जो एस्टेट्स होती थी, इनको किसी ने हायर कर लिया, जैसे लीज पट्टा होता ना कि लैंड को पट्टे पे दे दिया, तो उनका ट्रस्टी कौन बना है उसके लिए होती थी। अब कोई सब सॉवरेन स्टेट्स है, अब रिक्वायरमेंट नहीं है। मूविंग फर्दर, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स, 9 जजेस होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें भी इसका क्या है आपका, सॉरी 9 years के लिए इनका पीरियड होता है। तो इसमें भी आपका इसका क्या है, जुडिशियल ऑर्गन ये है आईसीजे। अब इनके पास जो पावर होती है वो ये होती है कि यदि कोई जाएगा पार्टी तभी ये क्या है डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। जैसे इंडिया में क्या सुओ मोटो कॉन्फ्रेंस है ना, वैसा नहीं है। ठीक है, ऑल्सो ये एडवाइजरी ओपिनियन भी दे सकते हैं, जो आर्टिकल 96 बताता है। 92 एंड 96 आर मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन देयर इज वन सेक्रेटरी जनरल जो मैनेजिंग वर्क देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्क देखता है यूनाइटेड नेशंस के। फिर आपको रिविजन की पावर बताई गई है कि यहाँ पे रिविजन हो सकता है इन यूएन चार्टर में, नॉट यूएन चार्टर में, जैसे कि कोई केस आपका सॉल्व हुआ है उसमें रिवीजन में जाना है तो यू कैन गो टू द रिवीजन, तो आप वो सब दे सकते हैं। ठीक है, अपील का इसमें नहीं बताया गया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कुछ चीजें और, जब जनरल असेंबली को बजट पास करना होता है, दैट इज आर्टिकल 17। इलेक्शन आर्टिकल 18। इकोसॉक के मेंबर्स कितने हैं, 54। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो आईसीजे के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होना है, वो तो हम आईसीजे के चार्टर में भी पढ़ेंगे कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है कैसे नहीं होता है। उसमें जो जनरल असेंबली होता है उस पे यूनानिमस दे आर रिक्वायर्ड टू हैव द वोटिंग्स। ठीक है, आईसीजे जो है वो मेंबर्स को भेज देता है डोमिनेट करके। अब उनमें से जिनको यूनानिमस वोटिंग मिलती है जनरल असेंबली से, वो ही आईसीजे के जजेस जो है बनते हैं। मूविंग फर्दर, एडवाइजरी ओपिनियन दे सकता है आईसीजे। उसके बाद कुछ जो वर्क्स हमने सिक्योरिटी काउंसिल के करे वो हमने क्या किए थे कि पीस एंड सिक्योरिटी देना, बट उनका काम साथ में रिकमेंडेशंस देना भी है। ठीक है, तो ये आप थोड़े से आर्टिकल्स जो है देख सकते हैं, मैंने आपको ये बता दिया है। सस्पेंशन, एक्सपल्शन, न्यू मेंबर लाना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस इसके देखते हैं। 23 थर्ड केस, रिपरेशन फॉर इंजरी सफर्ड इन द सर्विस ऑफ यूनाइटेड नेशंस केस। यहाँ पे बोला गया था कि नॉट ओनली द स्टेट्स एंड इंटरनेशनल पर्संस, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ यूएन। तो यहाँ पे यूएन लोगों को भी इंटरनेशनल पर्सन बताया गया था। नेक्स्ट केस, सर्टेन एक्सपेंसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे आईसीजे ने बोला एक आपका रेजोल्यूशन था यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, जो 3 नवंबर 1950 को पास हुआ था, इसको मान्यता मिली थी। नेक्स्ट, लिटिल असेंबली। जो लिटिल असेंबली है वो जनरल असेंबली ने आर्टिकल 22 में इसको बनाया है, so you should know this. Moving further, the seats of permanent members, they are increased, they can be increased also. अब क्या है, परमानेंट मेंबर्स जो हैं अभी सिर्फ 5 हैं, बट अगर वो चाहे कि 6 7 8 मतलब ले आए। ठीक है, देखिए यूएस से यूके, फ्रांस, चाइना, यूएसएसआर, जर्मनी। ठीक है, तो अगर वो चाहें तो वो ला सकते हैं, बट यही ला सकते हैं। तभी G4 जो है बनाया गया है कि इन पांचों को मनाया जाए। इंडिया के लिए ऑल फोर आर रेडी एक्सेप्ट चाइना। ठीक है, इनका भी मानना जरूरी है।
ओरिजिनल मेंबर्स कितने थे? परमानेंट 5 एंड 6 जो थे आपके नॉन परमानेंट थे। अब कितने हो गए हैं? टोटल 15। फिर उसके बाद आईसीजे में कितने हैं? 15 जजेस होते हैं। इनका पीरियड इज 9 ईयर्स। जो फर्स्ट लेडी जज थी उनका नाम क्या था? हिगिंस। ठीक है, रोसाल हिगिंस। आगे हम चलते हैं फोरम प्रोग्राटम, that here they say that consent is not required to be given in any form. Okay, till here we have covered. अब बाकी cases जो है हम अपनी next वीडियो में कवर करेंगे. Thank you so much.